तो आज की अपन न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो ऊपर से देखेंगे वापस। तो वरिष्ठ आईएएस अफसर संजय मूर्ति अगले कैग नियुक्त किए गए हैं और ये 1989 बैच के आईएएस थे, ठीक है? तो संजय मूर्ति। फिर एक है G20 में अभी मीटिंग चल रही है जिसमें गए हुए हैं मोदी जी और ये ब्राज़ील में चल रही है। अभी इसमें कुछ ऐसा आया नहीं है, तो मैंने पढ़ लिया था। रियो डी जेनेरियो में हो रही है। बस इतना ही है। फिर सुनील मारू को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान मिला गया है। और कौन है सुनील मारू? अब किसमें कहाँ पे हो रहा है तो ये देख लें। इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल टोंक में आयोजित हो रहा है, ठीक है? और उसमें क्या है, अलग अलग जो वरिष्ठ कलाविद हैं उनको मतलब कलाकार हैं उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। तो उसमें सुनीस मारू को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान मिला है। बस इतना याद रखना है। टोंक में हो रहा है इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। फिर अगली एक है नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियों में एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। तो सीधी बात है, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल का गठन किया गया है कि बताएंगे कि कितनी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, कितनी क्या होनी चाहिए। तो उसको है ना, पहले पहले भी था पिछली सरकार में, उसको वापस से इस बार गठन कर दिया है। और पिछली पहले उसमें कुछ मतलब जैसे अभी बीएमएस और लघु भारती को भी तवज्जो दी गई है। जो इसमें सदस्य होंगे उसमें यहाँ से भी सदस्य हैं, जैसे बीएमएस है, लघु भारती है, इनको ठीक है। लघु भारती मतलब जैसे ये लघु उद्योग है ना, लघु उद्योग जैसे कि हो गए अपने टेक्सटाइल हो गए, फिर जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे मार्बल एसोसिएशन हो गए, लघु उद्योग। तो इन सब से भी यहाँ पे मेंबर आए हैं। तो इम्पोर्टेंट तो बस यही है, इसका वापस से पुनर्गठन कर दिया है और कुछ इसमें ऐसा मेरे को लगा नहीं इम्पोर्टेंट। फिर अगला, तो पर्यावरण पर बड़े देशों की चुप्पी आपराधिक है। अब इसमें ये क्या एक आर्टिकल है, मतलब संपादकीय है, एडिटोरियल की तरह। तो इसमें बताया है कि जैसे जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जो अपना ऊर्जा मंत्री बनाया ना, वो एक ऐसे आदमी को बनाया है जो जीवाश्म ईंधन का है ना सपोर्टर है। वो कहता है कि भाई ये सब जो पर्यावरण पे जो भी बातें होती हैं ये सब बकवास है, कोई लेना देना नहीं है। अभी मस्त जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग करना चाहिए। और ये सब की बात कर रहा है वो, है ना? तो सीधी बात है, इसलिए जो कह रहे हैं कि जो कॉप 19 29 अभी हो रही है उसका कोई लगता नहीं है कि कोई फायदा है, वो निराशा में की तरफ बदल रही है। क्योंकि जो उन्होंने अपना नया ऊर्जा मंत्री बनाया है वही ऐसा व्यक्ति है जो फॉसल फ्यूल है उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं इसमें कि जो कॉप 29 चल रही है इसमें भी अभी तक जैसे वही हेल्प करते हैं, वित्तीय हेल्प या फिर टेक्निकल हेल्प, तो उन पे भी कोई अभी तक रिजल्ट आ नहीं पाया है। तो सीधी बात है, उनमें भी कह रहे हैं कि निराशा है, सिर्फ निराशा है और कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर बोलियों के दायरे में ना बांधे राजस्थानी को, तो यह यही एक बाधा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे होती है कि कोई बोली है, कोई भाषा है मतलब, तो उसको मान्यता देने के लिए कुछ होती है कि पिछले इतने साल में इतना साहित्य होना चाहिए, इसमें इतना साहित्य लिखा गया होना चाहिए, इसकी कोई और बोलियों से इसकी मतलब उधार नहीं ली गई हो, इसका कुछ डायलेक्ट वगैरह, और इसमें मतलब वही है, कॉपी नहीं की हुई गई हो, इसका मतलब बहुत विस्तृत इसका एक वही है यार, कल्चर होना चाहिए। पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राजस्थानी बोली है ना, उसमें अलग सॉरी राजस्थानी है, उसमें अलग-अलग बोलियाँ हैं, कोई एक भाषा नहीं है एक तरीके से। इसमें डिफरेंट डिफरेंट बोलियाँ हैं, जैसे ढूंढाड़ी हो गई या फिर मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, हाड़ौती हो गई। तो ये सब अलग-अलग हैं। तो ये फिर क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि इसमें मतलब है ना कोई एक है, तो इसको हम कैसे किसका दर्जा देते हैं? उसी की बात कर रहा है ये। तो सर जॉर्ज गिरियसन ने उन्होंने भी अपने सर्वेक्षण में बताया कि राजस्थानी को विभिन्न बोलियों का समूह मानते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदी और गुजराती से भिन्न बताने के लिए ही इन बोलियों का सामूहिक नामकरण राजस्थानी किया गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग बोलियां हैं, तो उनको सामूहिक रूप से उन्होंने राजस्थानी बोल दिया, ना कि वो कोई एक भाषा है। ठीक है, इसलिए इसको राजस्थानी को नहीं दे सकते। फिर अगली क्या है, तो स्पेस एक्स द्वारा अमेरिका के कैप कैनावरल से अपना G-SAT-20 का प्रक्षेपण किया गया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है। और 18 से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और जो हुंडुरास, मध्य अमेरिका, दक्षिण मेक्सिको में एक तूफान आया है सारा नाम का। फिर सराय काले का चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। और एक अपने पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे कौन, प्रजनेश गुणेश्वर, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था। फिर ये है एक न्यूज़, तो इसको मैं कैसे पढूँ, बहुत छोटा है दिखता नहीं है।
फिर G20 के एजेंडे हैं, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, सरकारों के कामकाज में सुधार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प। तो वही सब है। G20 में खास क्या है, तो पहली बार अफ्रीकी यूनियन फुल टाइम मेंबर के रूप में हिस्सा लेगा। 7 नॉन मेंबर देश भी हिस्सा लेंगे, जैसे मिस्र, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिंगापुर। फिर एक है छत्तीसगढ़ का, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, उसको 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित कर दिया है, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे 3 और थे, इंद्रावती था, उदंती सीता नदी था और अचानक मार, ठीक है। फिर पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार भी दे दिया गया है, जो कि है द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ये इनको ये वाले सम्मान से भी नवाज दिया है। और ये दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे पहले महारानी एलिजाबेथ को 1969 में अवार्ड दिया गया था। फिर इससे पहले अभी ये बता रहे हैं कि जो अपने मोदी जी हैं, इनको अभी तक है ना 17 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जा चुके हैं ऐसे। और इससे पहले एक देश है डोमिनिका, उसने है ना डोमिनिका अवार्ड दिया था। फिर ये अपन ने देखा, स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग सफल हुई। तो ये उड़ीसा के पास एक द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, वहां से उन्होंने इसकी टेस्टिंग लॉन्च की थी और ये सफल परीक्षण हो गया इसका। तो इसका क्या है, ये जमीन से हवा, पानी, जमीन सब पे हमला कर सकता है। और जब ये रफ्तार इसकी 6500 किलोमीटर प्रति घंटे है लॉन्च के बाद, ठीक है। अब इससे क्या हो गया है, तो इससे क्या है, इसकी जो खूबियां हैं कि ये आवाज से तो 5 गुना तेज चलती है। फिर लॉन्चिंग के बाद ये अपना टारगेट भी बदल सकता है, डिफेंस सिस्टम से इसको ट्रैक नहीं कर सकते, परमाणु हथियार ले जा सकती है। और ये हाइपरसोनिक स्पीड बनाने के लिए इसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है, ठीक है। और अब भारत ऐसे देशों के क्लब में आ गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो वो कौन कौन से हैं, भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और नॉर्थ कोरिया है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों को रडार नहीं पकड़ पाता है, क्यों नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि ये काफी तेज स्पीड में चलती हैं और जमीन के काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, ठीक है, इसलिए नहीं पकड़ पाता। पर बैलिस्टिक होती है ना, वो स्पीड उनकी हाइपरसोनिक से कम होती है और है ना काफी ज्यादा ऊंचाई में उड़ती हैं, इसलिए उनको रडार पकड़ लेते हैं। जैसे कि लॉन्च साइट है और यहाँ से बैलिस्टिक तो गई ऊपर, तो यहाँ पे रडार इनको आसानी से ट्रैक कर सकता है। पर हाइपरसोनिक जमीन जमीन में जा रही है, तो यहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, कोई बिल्डिंग हो गई मान लो, कोई एरोप्लेन जा रहा है, तो वैसे मतलब इतनी पास वाली चीजों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। फिर आइए संजय मूर्ति नए कैग होंगे, अपन ने देखा ही था। फिर GSAT-20 लॉन्च किया है, तो अमेरिका के जो फ्लोरिडा स्थित कैप कैनरवल अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से GSAT-20 लॉन्च किया गया है। और ये पहली बार इसरो ने एलन मस्क की कंपनी है उससे कोई हेल्प ली है अपने किसी मिशन को लॉन्च करने में, ठीक है। तो वही है, वही बता रहे हैं। तो ये रात के 12:01 पे लॉन्च हुआ था और इसमें के ए बैंड है, उसका के ए बैंड की मिसाइल है। और ये के ए बैंड यूज होता है, जो ब्रॉडबैंड सेवा है ना, उनके लिए यूज होती है। तो भारत क्या है ना, तेज ब्रॉडबैंड सेवाओं का फायदा उठा पाएगा इसके मतलब लॉन्चिंग के बाद। तो इससे और जो अपने उड़ान होती है उनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो इन दो के लिए अच्छा है, इनके लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए और उड़ानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए। फिर है, किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो ये है खंडावा और खरगोन, ठीक है। फिर दूसरा है, गुप्त किसके सामंत थे, तो ये थे कुषाणों के सामंत थे। फिर अखिल भारतीय सभा की स्थापना, किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, लखनऊ में। फिर संसद की लोक लेखा समिति के सभापति को निम्नलिखित में से कौन नामांकित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, यानी कोरल आइलैंड है, तो लक्षद्वीप है। फिर यही है, ग्लोबल साउथ के देश करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस की संस्थाओं में सुधार, मोदी जी ने कहा है। अब बस वही है, टाइम पास चल रहा है। कुछ इनमें जब आएंगे कि क्या क्या यहाँ पे आउटकम्स आए तब अपन पढ़ेंगे। फिर भीमबेटका की खुदाई, आदि मानव से जुड़े रहस्यों से उठेगा पर्दा। तो भीमबेटका न्यूज में आ गई है, तो भीमबेटका अपन को पढ़ना है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास ने बताया, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 50 साल पहले हुई थी। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इन्हें तलाशा था, ठीक है। तो किसने, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, वाकणकर जी को याद रखना है। और ये दुनिया को यहाँ का महत्व बताया, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ से अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से पाषाण युग, यानी कि जो पाषाण को क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक बोलते हैं शायद से, पैलियोलिथिक युग की जानकारी मिलती है, ठीक है। और यहाँ के शैल चित्रों में मध्य पाषाण युग और नव पाषाण, ठीक है। तो मीसोलिथिक और
नियोलिथिक नवपाषाण काल यानी इन और ताम्रयुग के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों के अवशेष मिलते हैं, बस इतना याद रखना है, मध्य पाषाण के, नव पाषाण के और ताम्रयुग के।